सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कराची, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और पाकिस्तान की मईशत का इंजन रनर भी है। उसके जो शहरी हैं उनको किस तरह के इलेक्ट्रिक की तरफ से जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है और किस तरह गैर कानूनी कब्ज़े और मायूसकुन कारकर्दगी की दास्तानें कायम की जा रही हैं और जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं यानी जो सरमायाकार हैं उनको किस तरह काम करने से रोका जा रहा है गैर कानूनी तौर पे एक अक़लियती सरमायाकारी की तरफ से। और ये जो के इलेक्ट्रिक की जो तमाम ज़वाल की कहानी है ये नाज़रीन अब ग्लोबल स्टेज पे आलमी मंजरनामे पे आ चुकी है और ये जो तमाम जो कहानी है उसको कवर किया है जो दुनिया के मारूफ तरीन इक़्तिसादी जर्नल फाइनेंशियल टाइम्स ने। और उसने ये भी कहा है FT ने कि के इलेक्ट्रिक अपने इस तमाम मामलात की वजह से सरमायाकारों की तवज्जो खो बैठी है। फाइनेंशियल टाइम्स की बड़ी तफसीली रिपोर्ट आई है और उसमें के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी और मौजूदा सूरत हाल पर उन्होंने बेसिकली एक जायज़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक कानूनी तनाज़ात और मुसलसल नाकिस कारकर्दगी का शिकार है, जिसके नतीजे में ये सरमायाकारों को राग़िब करने में नाकाम रही है। के इलेक्ट्रिक इस वक्त एक कानूनी कशमकश से गुजर रही है और ये तनाज़ा कंपनी के इंतज़ामी और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल पर जो अक़लियती सरमायाकार हैं और पाकिस्तानी अक्सरियती सरमायाकारों के दरमियान ये कशमकश है। एक अक़लियती सरमायाकार में मुबैना तौर पर के इलेक्ट्रिक का कंट्रोल हासिल कर लिया है गैर कानूनी तौर पर, जबकि अक्सरियती सरमायाकार को बोर्ड पर बैठने से रोका जा रहा है। ये अक्सरियती सरमायाकारों का नाज़रीन साल है और अब ये अक़लियती सरमायाकार की जानिब से मुबैना तौर पर हुकूमत पाकिस्तान और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC जो पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी लाने पर बहुत मेहनत कर रही है उसको धमकियां दी जा रही हैं। सारिफीन के लिए भी के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है, जो बेसिकली सारिफीन का राइट है कि उन तक बिजली की कमी का जो मामला है वो पास ऑन किया जाए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से मुतालिक एक बैरूनी खुफिया रिपोर्ट से इंकशाफ हुआ है कि किस तरह के इलेक्ट्रिक अपनी दाखिली नाअहलियों के बोझ को पूरा करने के लिए कराची के सारिफीन पर इजाफी माली बोझ डाल रहा है। कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन समेत बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी के हवाले से काम नहीं कर सकी है और मालियाती कारकर्दगी के हवाले से गुज़िश्ता 1, 3 और 5 सालों में के इलेक्ट्रिक के स्टॉक की कीमतों का कराची स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स के मुकाबले में रुझान जाहिर करता है कि सरमायाकार मौजूदा के इलेक्ट्रिक इंतजामिया पर एतमाद नहीं कर रहे हैं। और नाज़रीन, मजमूई तौर पर देखा जाए तो के इलेक्ट्रिक के जो अक़लियती सरमायाकार हैं उन्होंने पूरी कंपनी को डबो दिया है और उसका असरात जो उसके बहुत शदीद मनफी असरात पड़ रहे हैं मेजॉरिटी सरमायाकारों पे और जो आम सारिफीन है के इलेक्ट्रिक के। स्टॉक मार्केट में इस वक्त के इलेक्ट्रिक की क्या कारकर्दगी है, जहां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जनरली बहुत अच्छा परफॉर्म करी है, वहीं के इलेक्ट्रिक का शेयर महज सिर्फ 4 रुपये पे खड़ा है और एक साल में उसके हिस्से की कीमत में तकरीबन 10% की गिरावट आ चुकी है। और जो मौजूदा जो अभी जारी साल है सिर्फ उसी के अंदर ही 25% की हिस्से की वैल्यू में गिरावट आ चुकी है। आपको अपनी स्क्रीन पे उसके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है उसका आपको नज़र भी आ रहा होगा। और नाज़रीन, जो लास्ट के इलेक्ट्रिक के पब्लिकली फाइनेंशियल रिजल्ट्स जारी किए गए हैं उसके मुताबिक तकरीबन कंपनी इस वक्त 30 अरब रुपए से ज़ायद के नुकसान में चल रही है। तो नाज़रीन, ऑब्वियसली जो रिपोर्ट्स आई हैं और फाइनेंशियल टाइम्स की जो इतनी बड़ी रिपोर्ट आई है, दुनिया का बहुत रिनोन और माना जाने वाला एक वो फाइनेंशियल जर्नल है और इक़्तिसादी अखबार है, उसके मुताबिक मजमूई तौर पर के इलेक्ट्रिक कानूनी तनाज़ात, मुबैना गैर कानूनी कब्ज़े और मुसलसल नाकिस कारकर्दगी के बायस एक पेचीदा सूरत हाल से दो चार है। इस सूरत हाल ने न सिर्फ सरमायाकारों को दूर किया है बल्कि कराची के शहरियों पर भी मनफी असरात मुरतब किए हैं। मुतल्लिका हुकाम को इस सूरत हाल का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए और मसाइल का हल तलाश करना होगा।
नाज़रीन, अब हम रुख करते हैं कनाडा में इंतखाबात के हवाले से, और वहाँ पे इंतखाबात होने जा रहे हैं और वहाँ की सियासत में एक हैरान कुन तब्दीली देखने को मिल रही है। कुछ माह कबल तक ऐसा लग रहा था कि कंजर्वेटिव पार्टी की जीत यकीनी थी, लेकिन अब सूरत हाल यकसर बदल चुकी है और लिबरल पार्टी को जीत की बड़ी उम्मीद है। और उस पर सबसे बड़ा रोल अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का है। जनवरी में जब ट्रंप ने दोबारा सदारत संभाली तो उन्होंने कनाडा और मेक्सिको से दरामदात पर 25% टैरिफ लगा दिया, जिससे कनाडा की मईशत को शदीद नुकसान हुआ। ट्रंप ने न सिर्फ ये टैरिफ लगाए बल्कि बार बार ये भी कहा कि कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनना चाहिए, जिससे कनाडा में कौमी गैरत की एक नई लहर पैदा हो गई। जब ट्रंप और उनके टैरिफ की वजह से कनाडा की मईशत मुश्किल में पड़ी तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि इस क्राइसिस और इस झुरमुट से कौन बेहतर तौर पर निपट सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जनवरी में इस्तीफ़ा दे दिया था और मार्च में लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी को अपना नया लीडर मुंतखब किया। कार्नी कनाडा और इंग्लैंड दोनों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर रह चुके हैं और मुआशी मामलात पर उनको बहुत अबूर हासिल है। ये एक अहम बात यहाँ पर यह है कि कनाडा की 70% से ज़ायद दाद बेसिकली अमरीका को जाती हैं और उसमें ऑटोमोटिव पार्ट्स, लंबर, ज़रूरी प्रोडक्ट्स और स्टील शामिल है। मार्च में कनाडा की दूसरी सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसर अल्गोमा स्टील ने ट्रंप के टैरिफ की वजह से मुलाजमीन को निकालना शुरू कर दिया। इस स्टील प्लांट ओंटारियो के शहर साल्ट सेंट मैरी में सबसे बड़ा बेसिकली एम्प्लॉयर है और ये ले ऑफ पूरी कम्युनिटी में महसूस किए गए। पोलिंग कंपनी एक्सेस रिसर्च के प्रेसिडेंट फ्रैंक ग्रेजर के मुताबिक ये नताइज ट्रंप के लिए एक वाज़ेह बेसिकली जवाब होंगे, यानी कनाडा के वोटर्स ट्रंप की पॉपुलिज्म के खिलाफ अपना वोट दे रहे हैं। गोया कनाडा के लोग ये सोच रहे हैं कि हम किस तरह का मुल्क बनना चाहते हैं। वो ट्रंप की तरह के पॉपुलिज्म को मुस्तरद कर रहे हैं और पियर पेलोरी जो कि कंजर्वेटिव लीडर हैं, जिन्हें ट्रंप जैसा समझा जाता है, जनवरी में वो बहुत मकबूल थे, लेकिन ट्रंप के टैरिफ और कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की धमकियों ने समझे उनकी सियासत को डबो दिया है और कैनेडियन कौमी हमदर्दी की एक नई लहर पैदा कर दी है। इस लहर की वजह से वोटर्स कार्नी की तरफ मुतवज्जा हो गए हैं, जिन्हें ऐसा उम्मीदवार समझा जाता है जो डोनाल्ड ट्रंप की पैदा करदा मुश्किलात से कनाडा को निकाल सकते हैं। अगर कनाडा में लिबरल पार्टी जीत जाती है तो ये पैगाम देगी कि कनाडा डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने के बजाय अपना रास्ता चुन रहा है। और ये जो इलेक्शंस हैं, इस बात का फैसला है कि बढ़ते हुए पॉपुलिज्म के दौर में कनाडा किस तरह का मुल्क बनना चाहता है। ग्रे है कि मगरबी जमहूरियत में बढ़ते हुए पॉपुलिज्म के मोड़ लेना गैर मामूली है आज के दौर में। अमेरिका इसमें एक मुमकिना प्रिस्क्रिप्शन देख सकते हैं और अपने मुस्तकबिल के लिए अगर वो इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना चाहते जिस पर वो जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा 2022 में कनाडा में जो अफरात ज़र है वो 8.1% तक पहुंच गई थी। हाउसिंग के जो मामला थे वो बहुत महंगे हो गए थे और नाज़रीन कोविड के बाद जो कोरोना वायरस का जो एक पेंडेमिक था उसके बाद सियासी क़त्बियत में इजाफा हो गया था। ट्रूडो का दौर भी इससे मुख्तलिफ नहीं था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों ने कनाडा की मईशत को ही नहीं सिर्फ नुकसान पहुंचाया बल्कि बहुत से लोगों को लगा कि उनकी कौमी शनाख्त के लिए ख़तरा है। कनाडा के इंतखाबात में रिकॉर्ड 7.3 मिलियन से ज़ायद अर्ली वोट डाले गए हैं, जो इस बात का सबूत है कि लोग इस इंतखाबात में कितनी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इस इंतखाब से ट्रंप को एक अहम पैगाम मिलेगा कि उनकी जो बेसिकली पॉलिसीज़ हैं वो हम मुल्क में बिल्कुल भी पसंद नहीं की जा रही। और नाज़रीन, कनाडा जो है वो अमेरिका का बहुत एक मजबूत हलीफ समझा जाता था, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और जो धमकियों का मामला शुरू हो गया है तो कनाडा और अमेरिका में एक बहुत बड़ी खलीज बढ़ गई है और उस खलीज के और उसके मामला जो है बेसिकली ऑब्वियसली मामला इस इलेक्शन में भी नज़र आएंगे। ऑब्वियसली जिस तरह ये रिजल्ट सामने आएंगे हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने गुफ्तगू की और आपको बताया कि किस तरह के इलेक्ट्रिक की जो नाकिस पॉलिसीज़ हैं और उनके जवाल की जो कहानी है वो आलमी मंजरनामे पे भी बेनकाब हुई है और हमने कनाडा के इलेक्शंस का भी जिक्र किया। लेकिन अब हम नाज़रीन बात करेंगे भारत के नापाक अज़ाइम के, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक्सपोज किए हैं। इसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और ये उसका नापाक अज़म है कि वो पाकिस्तान
پاکستان پہ حملہ کرے گا۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ پچھلے ہفتے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے خوفناک حملے کے بعد سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بیسکلی بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، اور انہوں نے درجن سے زائد عالمی رہنماؤں سے فون پہ بات کی ہے، لیکن بھارت کو ناظرین عالمی سپورٹ بالکل بھی نہیں ملی ہے۔ بھارت کے دارالحکومت میں 100 مشنز کے سفارتکاروں نے وزارت خارجہ میں بریفنگز کے لیے بیسکلی وہ آئے، لیکن ناظرین یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ کوشش بنیادی طور پر بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع کو کم کرنے میں مدد حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ بھارت نے دنیا کو انگیج کیا یہ ان کو بیسکلی ڈسیو کرنے کے لیے، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ کس طرح بھارت پاکستان پہ حملہ کرنے کا ناپاک عزائم رکھتا ہے۔ لیکن ناظرین 4 سفارتی عہدیداروں جنہوں نے نیو یارک ٹائمز سے گفتگو کی، انہوں نے بتایا کہ نئی دہلی اپنے ہمسایہ کے خلاف فوجی کارروائی کا کیس بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آبویسلی وہ بری طرح ناکام ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے بالکل بھی کوئی سائیڈ نہیں لی۔ ناظرین اس وقت عالمی منظرنامے پہ تنہائی کا شکار ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان کے ساتھ چین، آذربائیجان اور ترکی جیسے ممالک نے بہت زیادہ سپورٹ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہیں ان کا بیسکلی وہ احترام کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ہیں وہ اپنی خود مختاری کے حفاظت کرنے میں۔ اور ناظرین پاکستان کا نام لیے بغیر مودی نے جمعرات کی ایک تقریر میں سخت تقریر کی، اور وہ بیسکلی مودی کے ناپاک عزائم کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طرح مودی جو ہیں وہ لاشوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے ناپاک عزائم کے لیے، اور اپنی جو گرتی ہوئی ان کی مقبولیت ہے اس کو بچانے کے لیے فالس فلیگ آپریشنز کی ایک تاریخ رہی ہے۔ اور ناظرین اگر ہم بات کریں بھارت کی تو اس نے ابھی گزشتہ دنوں بھی ایک مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، لائن آف کنٹرول پہ اندھا دھند اس نے شیلنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جواب ایسا ٹھیک ٹھاک قسم کا پاکستان کی طرف سے دیا گیا کہ ان کو چاروں شانے چت کیا گیا لائن آف کنٹرول پہ، اور بھارت کے جو جنگی عزائم ہیں ان کو خاک میں ملا دیا۔ اور ایک عہدیدار نے اوبویسلی کہا کہ پچھلی 3 راتوں میں سے 2 میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جبکہ ایک اور بھارتی عہدیدار نے کہا کہ یہ مسلسل 3 راتوں سے ہو رہا ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جو ڈومیسٹک معاملات ہیں اس کو، اور جو کشمیر میں جو بیسکلی بھارت کی ناکامی اس کو چھپانے کے لیے اس کا الزام پاکستان کے سر ڈالے، لیکن ہمیشہ اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اور اسی طرح LOC پہ جو پاکستانی افواج کی جانب سے شدید قسم کا رد عمل دیا، وہ بھارت کو چاروں شانے چت کیا۔ اینڈ آبویسلی ناظرین مقبوضہ کشمیر میں بھی بھارتی فورسز نے ظلم کے نئے پہاڑ توڑ دیے ہیں، اور سینکڑوں افراد کو اغوا کرتے ہوئے ایک کارروائی کے جہاں سے میں بیسکلی کشمیروں پہ مزید ظلم کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ حملاور ابھی تک جنہوں نے پہلا گام میں وہ اٹیک کیا اس کو ابھی تک پکڑنے میں ناکام ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ یہ اتنی حیران کن بات ہے کہ ایک علاقہ جہاں پہ 7 لاکھ سے زائد بھارتی افواج ہیں، وہاں کس طرح براڈ ڈے لائٹ میں اتنا بڑا حملہ ہو گیا، اور کس طرح اتنی بڑی آپ کی افواجیں یا اتنی بڑی آپ کہتے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس ہے، تو آپ کس طرح یہ حملہ روکنے میں ناکام ہو گیا، حملاور بعد میں پکڑنے بھی۔ ناظرین اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کی بیسکلی اندرونی معاملات بالکل کھوکھلے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کی طرف پانی کے بہاؤ کو روکنے کا ارادہ ظاہر کیا اور آبی دہشت گردی کرنے کی کوشش کی ہے، اور اوبویسلی جو بھارت نے کہا کہ وہ جو سندھ تاز معاہدہ اس کو معطل کرنا چاہتا ہے، پھر اس نے اگلے دن پاکستان میں دریائے جہلم میں پانی بھی چھوڑنے کی کوشش کی تاکہ پاکستان کے جو بیسکلی جو ہمارا آپاشی کا نظام ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو ناظرین یہ بیسکلی ظاہر کرتا ہے کہ بھارت کس طرح علاقے میں امن نہیں قائم کرنا چاہتا، اور خطے میں کس طرح وہ عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ جو اس کے اندرونی جو خلفشار ہیں اور اندرونی جو معاملات ہیں اس پہ کسی طرح پردہ ڈال سکے۔ اور ناظرین اوبویسلی پہلے بھارت نے جو ہے وہ پاکستان کے جو سفارتی عمل ہیں ان کو PNG یعنی ان کو بھارت سے بے دخل کرنے کی جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا، اور پاکستانی شہریوں کو فوراً بھارت چھوڑنے کا بھی حکم دیا، اور پاکستان نے بھی بھرپور لیکن ایک ذمہ دارانہ رد عمل دیتے ہوئے پاکستان نے کہا ہے کہ انہوں نے بھی بیسکلی بھارت پر بھارتی طیاروں پر اپنی ایئر سپیس بند کر دی ہے، اور پاکستان میں جو بھارتی شہری ہیں ان کو ملک چھوڑنے کا کہہ دیا ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان نے جو بیسکلی سکھ یاتری پاکستان آتے ہیں، کرتارپور بارڈر پہ آتے ہیں یا پنجہ صاحب پہ آتے ہیں، پاکستان نے ان کی مذہبی بیسکلی روایت کا احترام کرتے ہوئے ان کو ایگزیمپٹ کیا ہے اوبویسلی، اور پاکستان بیسکلی ذمہ داری کا ہی ثبوت دیتا ہے۔ پاکستان نے کبھی ہرزہ سرائی نہیں کی بھارت کے خلاف، لیکن جب بھی بھارت کے ناپاک عزائم کا اظہار ہوا ہے پاکستان نے ہمیشہ منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف نیو یارک ٹائمز نے یہ نریندر مودی کے ناپاک عزائم کا پردہ چاک کیا، بلکہ الجزیرہ میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور اوبویسلی آپ کو اپنی اسکرین پہ بھی نظر آئے گا کہ کس طرح نریندر مودی کشمیر کے حوالے سے جو اپنا تسلط برقرار رکھنا بھارت چاہتا اس میں کس طرح ناکام ہوا ہے۔ 22
अप्रैल को कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर में जो मशहूर टूरिस्ट मकाम है पहलगाम, उसमें एक हमले में 25 सयाह और एक मकामी जो है वो हलाक हुआ है। जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स भी तस्लीम करता है कि उस हादसे के बाद से भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑब्वियसली जहर उगलना शुरू कर दिया अपनी नाकामी छुपाने के लिए, जिससे पूरे खत्ते में अमन को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और नाज़रीन, हकीकत ये है कि इस हमले ने नरेंद्र मोदी के जो इन्होंने कश्मीर का एक ढोंग रचाया था कि वहाँ पे स्टेबिलिटी आ चुकी है, अल जज़ीरा के मुताबिक पूरी नैरेटिव को तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2024 में अपने हामियों से खिताब करते हुए बड़े एतमाद से कहा था कि उनकी हिंदू अक्सरियत भारतीय जनता पार्टी दहशत गर्दी से पाक कश्मीर बनाएगी। लेकिन 7 माह में जो भारत खुद दहशत गर्दी करता है कश्मीर में, तो रद्द अमल आया है और ऑब्वियसली इंडिया जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। अब मोदी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान को बिला वजह इल्ज़ामात दे रही है और जंगी हिस्टेरिया फैला रही है, जहर उगल रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी जैसे ये रिपोर्ट किया है, इसी तरह अल जज़ीरा ने भी कहा है कि भारत ने सिंध ताज मुआहदे में अपनी शिरकत मुअत्तल कर दी है, जिस पर पाकिस्तान को बेसिकली जो है आबी दहशत गर्दी करने की कोशिश की गई और ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। और नाज़रीन, ये आलमी मुआहदों की खिलाफ वर्जी है, आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। 1960 से सिंध ताज मुआहदा भारत और पाकिस्तान के दरमियान पाकिस्तान की तकसीम का मुआहदा 3 जंगों में भी जिंदा रहा है और ट्रांसनेशनल वाटर्स के इंतज़ाम की एक मिसाल समझा जाता है। इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक को सिंध बेसन से तीन बेसिकली नाज़रीन जो दरियाओं से पानी मिलता है। 3 मशरकी दरिया रावी, ब्यास और सतलज भारत को, जबकि 3 मगरबी दरिया सिंध, झेलम और चनाब 80% पानी को पाकिस्तान को पहुँचाते हैं। लेकिन अब इस मुआहदे का मुस्तकबिल गैर यकीनी है, क्योंकि भारत ने पहलगाम हमले के बाद उसमें अपनी शिरकत मुअत्तल कर दी है सिर्फ अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए। और इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तबा मुसल्लह अफराद के ख़ानदानों के बेसिकली मुश्तबा अफराद को पकड़ने के चक्कर पीढ़ियों पे जुल्म ढा रहे हैं, घर तबाह कर रहे हैं, ख़ानदानों पे जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों लोगों को घरों पर छापे मारे और अगवा किया और पहलगाम के हमले के बाद से 1500 से ज़ायद बेगुनाह कश्मीरियों को अगवा किया है। नाज़रीन, ये भारत की रियासती दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। अल जज़ीरा के मुताबिक बैन अल-अक़वामी अमूर के माहिरीन का कहना है कि पिछले हफ्ते के वाक़यात ने मोदी की कश्मीर पॉलिसी में बड़ी कमज़ोरियों और नाकामियों को ज़ाहिर किया है। और उन्हें याद है कि अगस्त 2019 में मोदी हुकूमत ने भारतीय मकबूजा कश्मीर के नीम खुद मुख्तार हैसियत को पॉलिटिकल अपोजिशन या कश्मीरियों से मुशावरत के बगैर वापस किया था। नाज़रीन, ये खसूसी हैसियत 1947 में बरतानवी आज़ादी के बाद कश्मीर के भारत में जो बेसिकली जब से कब्ज़ा किया था उसके बाद एक अहम शर्त थी। खसूसी हैसियत की मनसूखी के साथ एक बड़े बेसिकली जुल्म की एक नई लहर कायम की गई। हज़ारों शहरियों को अगवा किया गया, जिसमें बेसिकली मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा भी शामिल हैं। 1990 से आज तक लेके 1 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को भारत शहीद कर चुका है। नाज़रीन, फ़ोन और इंटरनेट का तकरीबन सारा का सारा निज़ाम मुअत्तल करके रखा हुआ है कश्मीरियों के हवाले से और वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं है और कश्मीर को बाकी दुनिया से काट दिया गया था। अब वही मोदी सरकार कश्मीर में अमन का दावा करती रही है, लेकिन पहलगाम के हमले ने उसके दावे की हकीकत को बेसिकली उसकी हकीकत खोल दी है। तो नाज़रीन, ये जो तमाम मामलात हैं ये नरेंद्र मोदी के जंगी जुनून को एक्सपोज करते हैं और यही बताते हैं कि भारत किस तरह नाकाम हो चुका है भारत के अंदर ही मामलात को ठीक करने में। और इसी वजह से वो इन पे पर्दा डालने के लिए, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलता है। और लेकिन बात यही है कि जब आपकी नीयत में खोट हो तो आप हमेशा नाकाम और नामुराद ही होंगे। पहलगाम हमले के बाद भी जो भारत ने एक नैरेटिव कायम करने की कोशिश की, उसमें भारत को तारीखी नाकामी का सामना करना पड़ा है। और जिस तरह LOC पर जब उसने दरअंदाजी की कोशिश की तो पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। और यही पाकिस्तान का अज़म है कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए, लेकिन अगर किसी ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करने की कोशिश की गई तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इस मामले पर तमाम कौम, तमाम सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत एक पेज पे और मुत्तहद हैं। आज नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आज हमने बात की कि किस तरह कराची के शहरियों और पाकिस्तानी सरमायाकारों का हक मारा जा रहा है और ऑब्वियसली इसको रोकना चाहिए। उसके बाद हमने कनाडा के इलेक्शंस की बात की और फिर हमने उसके बाद नरेंद्र मोदी को एक्सपोज किया। इस हवाले से हम आपको आगे भी आगाह करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल अपने अगले शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बोल के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा। मुझे मुइज़्ज़र रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।